एक समय था जब राहुल गांधी का नाम आते ही सोशल मीडिया पर कुछ तयशुदा शब्द दिखाई देते थे। पप्पू, अनुभवहीन, राजनीति नहीं आती। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी नेता की पूरी पहचान सिर्फ कुछ वायरल मीम्स और सोशल मीडिया नैरेटिव से तय की जा सकती है? और अगर कोई नेता वर्षों तक आलोचना, उपहास और राजनीतिक हमलों के बावजूद मैदान में खड़ा रहे, लोगों के बीच जाए, हजारों किलोमीटर पैदल चले, संसद में सवाल उठाए, तो क्या हमें कम से कम एक बार उसके काम को भी उसी गंभीरता से नहीं देखना चाहिए? आज का सवाल राहुल गांधी को महान साबित करना नहीं है। आज का सवाल है, क्या राहुल गांधी के खिलाफ बनाया गया पुराना राजनीतिक नैरेटिव अब उतना प्रभावी नहीं रहा? और क्या जनता अब व्यक्ति को उसके नारों से नहीं, बल्कि उसके काम और विचारों से देखने लगी है? पार्ट 1, प्रोपागेंडा। आखिर काम कैसे करता है? किसी भी राजनीतिक नेता को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका होता है, उसके विचारों पर बहस मत करो, उसके काम पर बहस मत करो, बस उसकी एक छवि बना दो, फिर वही छवि बार बार दोहराओ। यह नेता कमजोर है, यह नेता गंभीर नहीं है, इसे राजनीति की समझ नहीं है। धीरे धीरे लोग तथ्य नहीं, बल्कि बनाई गई छवि याद रखने लगते हैं। यही किसी भी राजनीतिक प्रोपेगेंडा की सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन सोशल मीडिया का दौर बदल चुका है। अब जनता के पास सिर्फ टीवी स्टूडियो नहीं है। जनता सीधे भाषण देख सकती है, संसद की बहस देख सकती है, लंबे इंटरव्यू सुन सकती है, किसी नेता का पूरा भाषण देख सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण, जनता खुद तुलना कर सकती है। यही वजह है कि किसी नेता की इमेज को सिर्फ एक लाइन में हमेशा के लिए कैद कर देना पहले जितना आसान नहीं है। पार्ट 2, राहुल गांधी की शिक्षा को लेकर क्या तथ्य है? राहुल गांधी की शिक्षा को लेकर भी लंबे समय से राजनीतिक बहस होती रही है। लेकिन संसद की आधिकारिक प्रोफाइल में उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में एमफिल, रोलिंस कॉलेज, फ्लोरिडा और ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दर्ज है। उनकी राजनीतिक पार्टी की आधिकारिक जीवनी के अनुसार उन्होंने रोलिंस कॉलेज से बैचलर्स डिग्री पूरी की और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल किया। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ डिग्री होने से कोई व्यक्ति अपने आप अच्छा नेता बन जाता है, लेकिन यह जरूर बताता है कि राहुल गांधी पढ़े लिखे नहीं हैं जैसी ब्लैंकेट स्टेटमेंट तथ्यात्मक रूप से सही नहीं बैठती। और राजनीति में शिक्षा से भी बड़ा सवाल है, उस शिक्षा का इस्तेमाल समाज और देश को समझने के लिए कैसे किया जाता है? पार्ट 3, क्या राहुल गांधी मेहनत करते हैं? अब आइए उस सवाल पर आते हैं जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। राहुल गांधी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव उनकी पब्लिक आउटरीच और ग्रास रूट्स एंगेजमेंट में दिखाई दिया। उन्होंने लंबी यात्राएं की, लोगों के बीच गए, किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और अलग अलग सामाजिक समूहों से संवाद किया। उनके समर्थकों के लिए यह सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, यह उस नेता की कोशिश थी जो सीधे जनता से संवाद करना चाहता है। आप राहुल गांधी से सहमत हो सकते हैं, आप उनसे असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि उन्होंने राजनीति में आलोचना के बीच मैदान छोड़ दिया। लगातार राजनीतिक संघर्ष में बने रहना भी एक तरह की राजनीतिक मेहनत है। पार्ट 4, ईमानदारी का सवाल। अब सबसे संवेदनशील सवाल, क्या राहुल गांधी ईमानदार हैं? यह एक ऐसा दावा है जिसे कोई वीडियो या कोई पार्टी अंतिम सत्य की तरह प्रमाणित नहीं कर सकती। ईमानदारी किसी व्यक्ति के मन के अंदर जाकर मापी नहीं जा सकती, लेकिन उनके समर्थक राहुल गांधी की राजनीति को जिस रूप में देखते हैं, उसमें एक बात प्रमुख है, वे बार बार सत्ता से ज्यादा लोकतांत्रिक संस्थाओं, सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर जोर देते हैं। कांग्रेस की आधिकारिक जीवनी भी उनकी राजनीति को जस्टिस फॉर द मार्जिनलाइज्ड, इक्विटेबल ग्रोथ और प्रो पीपल पॉलिसीज से जोड़ती है। इसलिए समर्थकों का तर्क है, राहुल गांधी की राजनीति का केंद्र सिर्फ सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि सत्ता से सवाल पूछना भी है। लेकिन यहां दर्शक को फैसला खुद करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में नेता के समर्थक होने का मतलब यह नहीं कि उसकी हर बात सही है, और विरोधी होने का मतलब यह भी नहीं कि उसकी हर बात गलत है। पार्ट 5, देश का शुभचिंतक कौन? किसी नेता को देशभक्त या देश का शुभचिंतक कहना भी राजनीतिक मूल्यांकन का विषय है। लेकिन राहुल गांधी की सार्वजनिक राजनीति में एक विचार लगातार दिखाई देता है, भारत को जोड़ने की राजनीति। उनका तर्क है कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है। धर्म अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, राज्य अलग हो सकता है, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन देश एक है। उनकी राजनीति का यही हिस्सा उनके समर्थकों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। उनका संदेश है,
नफरत से राजनीति जीती जा सकती है, लेकिन देश नहीं बनाया जा सकता। ये विचार सही है या गलत, इसका फैसला जनता करे, लेकिन इस विचार पर बहस जरूर होनी चाहिए। पार्ट 6, सबसे योग्य। अब एक और बड़ा दावा, क्या राहुल गांधी भारत के सबसे योग्य नेताओं में से एक हैं? यहां भी हमें भावनाओं से ज्यादा ईमानदारी से बात करनी चाहिए। भारत में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री, सांसद और अनेक अनुभवी नेता हैं। इसलिए सबसे योग्य कहना एक सब्जेक्टिव पॉलिटिकल जजमेंट है। लेकिन राहुल गांधी की योग्यता के पक्ष में कुछ बातें जरूर रखी जा सकती हैं। उनकी उच्च शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर, मैनेजमेंट कंसल्टिंग का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, लंबा पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस और विपक्ष के नेता के रूप में संवैधानिक भूमिका। संसद की आधिकारिक जानकारी के अनुसार वे 2004 से लगातार अलग अलग लोकसभा कार्यकालों में सांसद रहे हैं और 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। पीआरएस इंडिया के अनुसार वे वर्तमान लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। तो सवाल यह नहीं होना चाहिए कि क्या राहुल गांधी परफेक्ट हैं? कोई भी नेता परफेक्ट नहीं है। सवाल यह होना चाहिए, क्या हम उन्हें उनकी गलतियों के साथ साथ उनके काम और विचारों के आधार पर भी जज करने को तैयार हैं? पार्ट 7, असली बदलाव शायद यहां है। शायद राहुल गांधी के खिलाफ सबसे बड़ा बदलाव यह नहीं है कि उनके आलोचक अचानक उनके समर्थक बन गए हैं। ऐसा नहीं हुआ है। राजनीतिक मतभेद आज भी हैं, आलोचनाएं आज भी हैं, लेकिन बदलाव शायद यह है कि अब राहुल गांधी को सिर्फ मीम के रूप में देखना पहले जितना आसान नहीं है, क्योंकि जनता उन्हें लंबे भाषण देते हुए देख रही है, संसद में बोलते हुए देख रही है, जनता के बीच चलते हुए देख रही है, विश्वविद्यालयों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बातचीत करते हुए देख रही है। अगस्त 2026 में भी कैम्ब्रिज से उनके संवाद और हार्वर्ड केनेडी स्कूल के एम्बेसडर निकोलस बर्न्स के साथ बातचीत जैसी सार्वजनिक अपीयरेंसेस सामने आई हैं। अब व्यूअर के पास पूरा कॉन्टेक्स्ट देखने का विकल्प है, और जब जनता खुद पूरा वीडियो देखती है तो सिर्फ 10 सेकंड की एडिटेड क्लिप से नैरेटिव बनाना मुश्किल हो जाता है। पार्ट 8, लेकिन क्या राहुल गांधी की आलोचना नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर हम राहुल गांधी के समर्थक हैं तो हमें उनकी गलतियों पर भी सवाल करना चाहिए। अगर हम उनके विरोधी हैं तो हमें उनके सही काम को भी स्वीकार करना चाहिए। ब्लाइंड सपोर्ट भी गलत है और ब्लाइंड हेट भी। किसी नेता को भगवान बना देना लोकतंत्र नहीं है। किसी नेता को इंसान मानकर उसके काम का मूल्यांकन करना लोकतंत्र है। राहुल गांधी के समर्थक उन्हें ईमानदार, मेहनती और देश के लिए चिंतित नेता मानते हैं। उनके आलोचक उनके फैसलों और राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठाते हैं। दोनों पक्षों की बातें सुनी जानी चाहिए, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र वही है जहां सवाल पूछने वाला देशद्रोही नहीं कहलाता और जवाब देने वाला डरता नहीं। पार्ट 9, तो क्या प्रोपेगेंडा अब काम नहीं करेगा? शायद सबसे सही जवाब है, प्रोपेगेंडा हमेशा खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी ताकत कम या ज्यादा हो सकती है। और जैसे जैसे जनता इंफॉर्मेशन के अलग अलग सोर्सेज तक पहुंचती है, किसी भी एक तरफा नैरेटिव को चुनौती देना आसान हो जाता है। आज अगर कोई कहता है राहुल गांधी कुछ नहीं करते, तो अगला सवाल होगा, क्या आपने उनका पूरा भाषण देखा? अगर कोई कहता है वे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो सवाल होगा, क्या आपने उनकी आधिकारिक एजुकेशनल रिकॉर्ड देखी है? अगर कोई कहता है वे जनता के बीच नहीं जाते, तो सवाल होगा, क्या आपने उनकी यात्राओं और पब्लिक इंटरेक्शंस को देखा है? यानी अब सवाल बदल रहा है। पहले सवाल था राहुल गांधी कौन है, अब सवाल है राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? और यही किसी भी पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एंडिंग, सबसे बड़ा संदेश, राहुल गांधी सही हैं या गलत? इसका अंतिम फैसला कोई यूट्यूबर नहीं करेगा, कोई पार्टी नहीं करेगी, कोई टीवी चैनल नहीं करेगा। फैसला जनता करेगी, लेकिन जनता को फैसला करने से पहले एक अधिकार जरूर होना चाहिए, पूरी जानकारी का अधिकार। किसी नेता को सिर्फ उसके विरोधियों के शब्दों से मत जानिए, और सिर्फ उसके समर्थकों के शब्दों से भी मत जानिए। उसके भाषण देखिए, उसके काम देखिए, उसकी गलतियां देखिए, उसके सवाल देखिए, उसके जवाब देखिए, फिर फैसला कीजिए। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे शक्तिशाली हथियार न तो प्रोपेगेंडा है, न कोई राजनीतिक नारा। सबसे शक्तिशाली हथियार है जागरूक जनता। और शायद यही कारण है कि आने वाले समय में राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी नैरेटिव तभी काम करेगा जब वह तथ्यों की कसौटी पर खरा उतरेगा। वरना अब सिर्फ पप्पू कह देने से कहानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जनता अब पूछेगी,
सबूत क्या है? और यही सवाल किसी भी प्रोपेगेंडा की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। जय हिंद।